नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जेच एजुकेशन ऐप पे करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है जिसमें 17वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए जो पेपर 1 का सेक्शन 2 है करंट अफेयर्स, उसको न सिर्फ कवर किया जा रहा है बल्कि जीएस जो पेपर 2 का सेक्शन 1, 2 और 3 है उसके भी करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके बैच को भी लॉन्च कर दिया गया है। 24 फरवरी से ये बैच चल रही है और लगभग अब सीट फुल होने वाली है, जितना लिमिट है स्टूडेंट्स का उसके आस-पास अब होने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइए और उसमें हम लोगों का जो मेथड है वो ये है कि डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेक्चर होती है, आंसर फॉर्मेटिंग पे बात होती है और उसके बाद जाकर के हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्लास होती है और ये दोनों पीडीएफ सेपरेट हिंदी और इंग्लिश का जो पीडीएफ है प्रिंटेबल वाला टाइपिंग किया हुआ जो पीडीएफ है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो पेड ग्रुप है उस पे शेयर कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स उसका प्रिंट आउट निकाल करके एक बार रिवीजन कर ले ताकि मेंस में आंसर लिख सके। आपके पास समय बहुत कम है, मुझे पता है आपको बहुत कुछ करना है, तो एक टॉपिक को भी अगर आप नोट्स बनाने लगेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। उस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और बहुत सारे जो पीटी पास स्टूडेंट्स हैं, वो सब जुड़ चुके हैं, लगभग बड़ी मात्रा में स्टूडेंट जुड़ गए हैं, तो थोड़े बहुत सीट बचे हुए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए और आप लोग अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के साथ अपने रिजल्ट को भी सुनिश्चित कीजिए। इसी क्रम में आज संडे को भी क्लास हुई है और आज संडे की क्लास में हम लोगों ने इस करंट अफेयर सेक्शन में देखिए कौन-कौन से टॉपिक्स को पढ़ा। आज हम लोगों ने इसमें जाना बैकवर्डनेस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन बिहार एंड रिसेंट एफर्ट्स यानी बिहार में खेल के क्षेत्र में पिछड़ापन और हाल में किए गए प्रयास। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से खेल जो है वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है, ये आत्मविश्वास को बढ़ाती है, ये लीडरशिप को बढ़ाती है। लेकिन विभिन्न कारणों से बिहार जो है वो खेल के क्षेत्र में उतना बेहतर नहीं कर पाया। बिहार से छोटे-छोटे भी राज्य हैं, वो बहुत आगे निकल गए बिहार में। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने आज जाना कि खेल में पिछड़ेपन का क्या कारण है और उसके बाद जाकर के फिर हाल के प्रयास क्या-क्या किए गए हैं, उस पे हम लोगों ने बात की। तो हम लोगों ने देखा कि बिहार क्यों बैकवर्डनेस बिहार का स्पोर्ट्स से रीजन में था या खेल के क्षेत्र में जो है स्पोर्ट्स से सेक्टर में क्यों इतना पीछे रह गया। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि बिहार में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना जैसे खेल के मैदान, स्टेडियम वगैरह सब का अभाव रहा है लंबे समय तक। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, बच्चे खेलते भी हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद जो बिहार के पेरेंट्स थे, जो गार्जियन थे, वो भी पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते थे खेल के स्थान पर। और उसके बाद जाकर के अगर हम लोग बात करें, तो बिहार में कोई एक प्रॉपर पॉलिसी, कोई एक ठोस नीति भी नहीं थी खेलों को लेकर के और इन सब कारणों से बिहार लगातार खेल के क्षेत्र में पिछड़ता चला गया और देश की आबादी में के मामले में तीसरे स्थान पर जो ये राज्य है, वो लगातार पिछड़ता चला गया खेल के क्षेत्र में। उसके बाद जाकर के हाल में बिहार सरकार ने खेल के महत्व को समझा है और उसके तहत बिहार में बहुत सारे जो है क्रिएटिविटीज़ हुई है, रिसेंट बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं खेलों को लेकर के। इस पे हम लोगों ने डिटेल में जाना और उसमें प्रयास में हम लोगों ने देखा कि जो राजगीर है, नालंदा जिले के राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई गई है, यानी कि खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी बनाई गई है, जहाँ पे 24 खेलों से संबंधित प्रशिक्षण देने के साथ-साथ 50,000 की क्षमता वाले एक आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम और 8 छोटे-छोटे स्टेडियम जिसमें 10,000 दर्शकों की कैपेसिटी है, इसकी व्यवस्था की गई है स्पोर्ट्स एकेडमी में। उसके बाद जाकर के फिर अगर हम लोग देखेंगे, तो उसके बाद इसमें अगर हम लोग देखेंगे, तो इस स्पोर्ट्स एकेडमी में क्या-क्या चीज़ें की गई हैं, तो इस स्पोर्ट्स एकेडमी में यदि हम लोग बात करेंगे, तो डिफरेंट खेलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, खिलाड़ियों के फिटनेस को लेकर के भी व्यवस्था है, खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के साथ-साथ उनकी फिटनेस पे भी ध्यान दिया जा रहा है और बाकी बहुत सारी व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था भी की गई है खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के दौरान रहने के लिए। उसके बाद जाकर के हम लोगों ने जाना कि बिहार सरकार ने किस तरह से एफर्ट्स लगाते हुए पहले बिहार में ग्रेड 3 की यानी क्लर्क ग्रेड की नौकरी दी जाती थी। अब अगर कोई खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सरकार को लगता है कि बहुत बेहतर प्रदर्शन है, तो पीसीएस लेवल का जो अधिकारी है वो बिहार सरकार बनाएगी यानी ग्रेड 1 की जॉब देगी बिहार सरकार। उसके बाद जाकर के स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया। फिर खेलो इंडिया केंद्र की बात करें तो भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है खेल मंत्रालय का खेलो इंडिया कार्यक्रम, तो उसके तहत बिहार के 38 जिलों में कोई न कोई खेल का सेंटर बनाया जा रहा है और ये भी बिहार में भी किया गया। बिहार के 38 जिलों में किसी न किसी खेल का कोई सेंटर बनाया गया जहाँ पे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जाकर के स्पोर्ट्स अवार्ड एंड ऑनर स्कीम शुरू किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना शुरू की गई है।
जिसके तहत बिहार के अगर कोई खिलाड़ी जो है वो ओलंपिक में गोल्ड जीत के आता है तो उन्हें 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम अगर विजेता रहती है और उसमें अगर कोई बिहार का खिलाड़ी है तो उनको भी इस तरह के राशियाँ दी जाएगी करोड़ों में। तो कितने-कितने करोड़ दिए जाएँगे इसकी भी एक लिस्ट है, उसको भी हम लोगों ने जाना और उसके बाद जाकर के फिर हम लोगों ने जाना कि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। और इसमें हम लोगों ने देखा कि बिहार में पिछले दिनों कई सारे खेल प्रतियोगिता को आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं की हॉकी चैंपियनशिप की बात करें, विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए कौन-कौन से खेलों का आयोजन किया गया। जैसे वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 2024 के नवंबर में किया गया था। फिर उसके बाद जाकर के महिला कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन 2025 में, अभी मार्च 2025 में होना है। उसके बाद जाकर के खेलो इंडिया यूथ गेम अप्रैल 2025 में होना है और उसके बाद अगस्त सितंबर 2025 में राजगीर में पुरुष हॉकी एशिया कप खेला जाएगा, जिसमें के विजेता को डायरेक्ट एंट्री वर्ल्ड कप हॉकी में मिलने वाली है। तो इस तरह के बड़े-बड़े जब स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन बिहार में हो रहा है, तो बिहार में एक स्पोर्ट्स रिलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। बिहार के बच्चे दर्शक के रूप में उसमें जाते हैं, बॉल बॉय के रूप में जाते हैं। उनको भी मोटिवेशन मिलता है, सीखने को मिलता है, खिलाड़ियों को देखने का और उनके साथ समय बिताने का भी कई बार मौका मिलता है और इससे बिहार में भी एक खेल का वातावरण बनेगा और बिहार के बच्चे भी मोटिवेट होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कंक्लूड किया और जाना कि इस टॉपिक से यदि मेंस में पूछा गया तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद जाकर के एक और टॉपिक पे हम लोगों ने बात की जो कि शॉर्ट नोट से रिलेटेड था और ये था कि डिमांड टू गिव क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मैथिली, यानी मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग। ये शॉर्ट नोट्स के लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि जब मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया यानी 5 भाषाओं को जब 2024 में केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया, तो उसके बाद जाकर के फिर डिमांड उठ गई कि मैथिली भाषा को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। बिहार सरकार ने इसकी मांग की कि मैथिली भाषा को भी इसका दर्जा दिया जाना चाहिए और उसको लेकर के फिर हम लोगों ने जाना कि क्राइटेरिया क्या होती है। तो जो संस्कृति मंत्रालय है वो तय करती है इसकी क्राइटेरिया और क्राइटेरिया ये होती है कि उसका जो है वो प्रारंभिक जो टेक्स्ट है वो 1500 से 2000 साल वर्ष पुराना होना चाहिए। हालाँकि बंगाली वगैरह सब का भी टेक्स्ट जो है लगभग 800 से 900 साल पुराना है, असमिया का भी टेक्स्ट 800 से 900 साल पुराना मिला है। हालाँकि संशोधन किया गया है इस मानदंड के तहत, तो इसके लिए भी कहा गया है कि जब संशोधन किया गया है तो मैथिली का भी तो लगभग 1300 ईस्वी के आसपास का सबसे पुराना सा वो है। उसके बाद एंशिएंट लिटरेचर, प्राचीन उसका अपना एक साहित्य होना चाहिए। उसके अलावा जो उधार का नहीं हो बल्कि अपना हो और उसके अलावा भी इसमें कई सारे क्राइटेरिया है जिसकी हम लोगों ने बात की, यानी कि इसका जो प्राचीन रूप है, क्लासिकल रूप और वर्तमान रूप में फ़र्क स्पष्ट रूप से हो। ऐसा नहीं कि कोई 50 साल पुराने साहित्य को दावा कर दे कि ये 2000 साल पुराना है। क्लासिकल है तो उसमें फ़र्क स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। तो इसकी हम लोगों ने बात की मानदंड और फिर बात की कि जहाँ तक मैथिली का सवाल है कि मैथिली को क्यों दिया जाना चाहिए, तो मैथिली उत्तर भारत के इंडो बहुरूपिया या भारूपिया या फिर इंडो आर्यन भाषा का एक उसी का पार्ट है जो संस्कृत से निकली हुई है। बिहार के ज़्यादातर भागों में, नॉर्थ बिहार में बोली जाती है और इंडिया के भी अलग-अलग भागों में मैथिल समुदाय के लोग पाए जाते हैं। ठीक है? विश्व के अलग-अलग भागों में भी। उसके बाद जाकर के इसका अपना एक स्क्रिप्ट है जिसको मिथिलाक्षर कहते हैं और ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वो ज्योतिरेश्वर ठाकुर का 1324 में लिखित वर्ण रत्नाकर मिलता है। इस तरह से लगभग असमिया और जो बंगाली के आसपास के क्राइटेरिया को पूरा करता हुआ दिखता है और यही कारण है कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिए जाने की मैथिली को मांग की गई। फिर जाकर के शॉर्ट नोट्स के रूप में आज हम लोगों ने और क्या-क्या पढ़ा, देखिए शॉर्ट नोट्स के रूप में बिहार बिज़नेस कनेक्ट 2024 की बात की, बिहार बिज़नेस कनेक्ट 2024 को शॉर्ट नोट्स के रूप में जाना जो कि 19 और 20 दिसंबर 2024 को ज्ञान भवन पटना में आयोजित किया गया था और इस दौरान 1.8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जो है वो सामने आए हैं, जो कि 423 निवेश प्रतिबद्धताओं पे हस्ताक्षर भी किए गए, यानी 423 इन्वेस्टमेंट पर जो प्रतिबद्धता है उस पे सिग्नेचर किए गए हैं और इसके तहत अगर इसके मेन फीचर्स की बात करें जो कि शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना है वो ये है कि इस एमओयू को 1 वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि मेमोरेंडम जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसको कन्वर्ट करना है, यानी इस ज्ञापन को, समझौता ज्ञापन को जो है वो 1 साल के अंदर कन्वर्ट करना है इन्वेस्टमेंट में और इसके लिए
5 से 10 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पे एक पीसीएस अधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा और उस नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि 1 साल के अंदर इसको ज्यादातर को आप कन्वर्ट करिए इन्वेस्टमेंट में। ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर भाग जाए परेशान होकर के बिहार से। और 11 क्षेत्रों में जो है भूमि सुरक्षित करने की बात की गई है। नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि ये सुनिश्चित करे कि इन्वेस्टर को भूमि प्राप्त हो, जमीन प्राप्त हो। और इनके कार्यों की नोडल ऑफिसर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को उन्होंने प्रपोजल को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया नहीं किया, इसकी समीक्षा भी टाइम टू टाइम स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा की जाएगी। इन सब बातें पे हम लोगों ने चर्चा की और शॉर्ट नोट्स लिखा। उसके बाद जाकर के शॉर्ट नोट्स कैसे लिखना है ये जाना। कंटेंट तो खैर मैं पेड वाले ग्रुप में डेली प्रोवाइड करा ही देता हूँ। उसके बाद जाकर के कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट की हम लोगों ने बात की, जो कि बिहार के इस भाग में देख लीजिए, इसमें हम लोगों ने मैप भी बनाया। ये कोसी नदी है, ये मेची है। मेची महानंदा की सहायक नदी है और दोनों को आपस में जोड़ते हुए ये नहर बनाई गई है। महानंदा की सहायक नदी मेची और कोसी को 76 किलोमीटर एक चैनल के साथ कनेक्ट किया गया है आपस में। 2000 अगर हम लोग बात करें तो 2022 में इसको मंजूरी मिल गई थी। 2022 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल रही थी और इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का 24 अप्रैल 2024 को मिल गया था। अगर हम लोग इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स ये है कि 4282 करोड़ प्लस जो है इसका इन्वेस्टमेंट होगा, इसका कॉस्ट आएगा, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा इसका। और इसमें सेंटर और स्टेट की बात करें तो 60:40 का होगा, जो 60 पैसा केंद्र देगी और 40 पैसा जो है वो राज्य देगी। राज्य अपना जहां से जुटाए, विश्व बैंक पे भी जा सकता है, एडीबी पे भी जा सकता है, वो राज्य सरकार कर सकती है ऐसा। अब बेनिफिट्स फ्रॉम इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या होगा, तो यहाँ के इस क्षेत्र का जो जल है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट यानी व्यवस्थित प्रबंधन जल संसाधन का हो पाएगा। इसके बाद सिंचाई सुविधा लगभग 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा होगी। उसके अलावा सुपौल, सहरसा, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी जिले को बाढ़ से राहत मिलेगी, इसके बेनिफिट्स होंगे। फिर जाकर के हम लोगों ने आज एक और टॉपिक पढ़ा शॉर्ट नोट्स के रूप में, इसको भी हम लोगों ने एक शॉर्ट नोट्स, देखिए शॉर्ट नोट्स को मैं ही सिर्फ इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, ज्यादातर कोचिंग वाले तो बस बात ही कर रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स भी मैं बड़ी मात्रा में करा रहा हूं इस बैच में और सिर्फ आप तो 1000 फीस रखी गई है, मिनिमम फीस कर दिया गया, सिर्फ 1000 फीस है। तो आप लोग जेएच एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन पूरा नाम है ऐप का, और ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां जाकर के आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी समय है आपके पास, लिखना नहीं पड़ रहा है, डेली मैं समझा दे रहा हूँ, फॉर्मेटिंग करा दे रहा हूँ और प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आपका समय बचे और आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे सके। तो बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम की बात की, जिसको जनवरी 2024 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, बिहार कैबिनेट ने नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में। उसके बाद इसको उद्योग विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसके तहत यदि हम लोग देखेंगे तो गरीब परिवार में के कम से कम एक सदस्य को 63 प्रकार की इकाइयों को स्थापित करने के लिए सरकार 63 प्रकार, उसमें एक छोटा सैलून भी हो सकता है, छोटा सा फूड प्रोसेसिंग भी हो सकता है, बेकरी भी हो सकती है, ब्रेड बनाने का भी कोई कुछ कार्यक्रम आप कर सकते हैं, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस छोटा सा, और भी कुछ चीजें अगर आप चाहे तो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए 2 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। 63 प्रकार के यूनिट्स की लिस्ट है, उसमें 2 लाख की सहायता दी जाएगी। और ऐसे परिवारों को के एक सदस्य को जिनकी आय मासिक आय 6000 रुपया या उससे कम है, और इससे बिहार में क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को यानी उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद जाकर के आज फिर एक शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने किया, देख रहे हैं सारी चीजें ईमानदारी से हो रही है आपके सामने, तो फिर जाकर के एक शॉर्ट नोट्स किया हम लोगों ने, और एक शॉर्ट नोट्स में हम लोगों ने नीतीश डिवाइस की बात की, यानी नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, यानी नीतीश डिवाइस की बात की। और इस डिवाइस की को अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी विशेषताओं पे हम लोगों ने बात की कि बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है और आईआईटी पटना मिलकर के इसको तैयार किया गया है, और ये बिहार के मौसम विज्ञान जो सेवा केंद्र है, मेटीरियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, सर्विस सेंटर है, उसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। और बिहार के मौसम पर नजर रखते हुए इसके फीचर्स ये है, इसके फीचर्स पे बात की जो कि शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना है कि ये लॉकेट या पेंडेंट के आकार का होगा, ताबीज की तरह गर्दन में पहन सकेंगे किसान। अगर फ्लड आती है, अगर कोल्ड वेव आती है, अगर लाइटनिंग आती है यानी तड़ित, उसके बाद जाकर के अगर ग्रीष्म लहर यानी हीट वेव के समय ये चेतावनी जारी करेगा और ये वॉइस मैसेज जारी करेगा। ये बॉडी के टेम्परेचर से चार्ज होता रहेगा और उसके बाद जाकर के ये डिजास्टर या किसी भी तरह से समय वॉइस मैसेज के द्वारा अलर्ट जारी करेगा, और धीरे धीरे जो इसका कलर है वो ग्रीन से रेड होती जाएगी। इससे बड़ी मात्रा में किसानों की जान वगैरह सबको बचाया जा सकता है। उसके बाद जाकर के
ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने आज की है। तो कुल मिलाकर के आज का जो क्लास है ये रहा है। आप लोग अभी भी पीछे रह गए हैं, तो अभी भी आप लोग पीछे नहीं रहिए, बल्कि आपके पास समय है कि आप इस मेंस ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स का बैच है इसको जॉइन कर लीजिए। और आप चाहे तो ऐप को अभी से आप डाउनलोड कर ले, और ऐप का नाम है रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन ऐप, जेएच एजुकेशन ऐप। और ये जो ऐप है ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और एंड्रॉयड वर्जन में अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए और अभी से जाकर के उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बैच लेक्चर के साथ साथ प्रॉपर आंसर फॉर्मेटिंग के साथ साथ हिंदी इंग्लिश सेपरेट कंटेंट यानी कि नोट्स, प्रिंटेबल नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है। और फीस को भी कम कर दिया गया है और फीस इसका मात्र 1000 रुपया रखा गया है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के कोई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय भारत।